हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट डे हम आइसोलेटिंग मैकेनिज्म को स्टडी कर रहे थे और इसमें हमने ज्योग्राफिकल आइसोलेशन एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन तक कवर कर लिया था। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन को फर्दर कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं, उससे हम शुरू करते हैं आज। तो यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेटिंग मैकेनिज्म को दो तरीके से डिवाइड कर रहे हैं, बेसिकली मेटिंग के बिहेवियर के बेसिस पे। तो एक है प्री मेटिंग मैकेनिज्म और दूसरा था पोस्ट मेटिंग मैकेनिज्म। तो समझते हैं प्री मेटिंग मैकेनिज्म मतलब मेट से पहले जो आइसोलेशन है वो कैसे नजर आती है। तो जब भी दो अलग अलग स्पीसीज आपस में क्रॉस करती हैं या मेट करती हैं तो कुछ स्पेसिफिक जो आइसोलेशंस हैं वो नजर आती हैं, जिसकी वजह से उनकी फर्दर प्रोजेनी प्रोड्यूस नहीं हो पाती है। तो इस तरीके की हम जो क्रॉसिंग होती है उसे हम इंटर स्पेसिफिक क्रॉसिंग कहते हैं, जो अलग अलग इंडिविजुअल्स के बीच में, अलग अलग स्पीसीज के बीच में होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्री मीटिंग मैकेनिज्म में सबसे पहला सीजनल आइसोलेशन के बेसिस पे नेक्स्ट प्रोजेनी प्रोड्यूस होने में अनेबल रहती है। तो सीजनल आइसोलेशन में क्या होता है, पर्टिकुलरली इसे हम टेम्पोरल आइसोलेशन भी कह रहे हैं। तो यहाँ पे टेम्परेचर चेंज या सीजनल चेंजेस कुछ नजर आते हैं, जिसकी वजह से दो अलग अलग स्पीसीज आपस में मेट नहीं कर पाती हैं, भले ही वो एक ही जगह पे रह रही हो और एक दूसरे को मेटिंग के लिए अप्रोच भी कर रही हूँ तो भी। तो यहाँ पे हम देखें एक मेंढक की प्रजाति है जो यूएसए में पाई जाती है, ब्यूफो अमेरिकानस। ये ब्रीड करती है अर्ली रेनी सीजन में, जबकि हम देखें ब्यूफो फोलेरी ये ब्रीड करती है लेट रेनी सीजन में। तो इनके टाइमिंग जो है ब्रीडिंग की अलग अलग होने के कारण सीजनल आइसोलेशन नजर आती है। वहीं दूसरी आइसोलेशन होती है हैबिटेट आइसोलेशन, जिसे हम इकोलॉजिकल आइसोलेशन भी कह रहे हैं। तो इकोलॉजिकल आइसोलेशन में हम देखते हैं कि यहाँ पे इंडिविजुअल्स जो हैं, जो भी स्पीसीज है उनमें पोटेंशियल होता है मेट करने का, वो मेटिंग कर सकती हैं, लेकिन क्योंकि उनके हैबिटेट बहुत दूर दूर या अलग अलग होते हैं, इस वजह से वो आपस में मेट करने में असक्षम रहती हैं और नेक्स्ट प्रोजेनी प्रोड्यूस नहीं हो पाती है, और इस वजह से भी रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन नजर आता है। तो यहाँ पे हम देखें जैसे कि नदियों में रहने वाली जो फिशेज होती हैं, तो वो अगर एक पर्टिकुलर ट्रिब्यूटरी में, अगर सहायक नदी जिसे हम कहते हैं, एक पर्टिकुलर स्पीसीज एक सहायक नदी में रहती है, वहीं दूसरी स्पीसीज दूसरी सहायक नदी में रहती है या दूसरी ट्रिब्यूटरी में रहती है, तो वो दोनों आपस में, क्योंकि उनके हैबिटेट इतने दूर दूर हैं, इस वजह से आपस में वो इंटरब्रीड नहीं कर पाएंगी और इस वजह से उनकी नेक्स्ट प्रोजेनी प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी। तो दिस वन इज एन एग्जांपल ऑफ हैबिटेट आइसोलेशन। नेक्स्ट हम देखें इथोलॉजिकल आइसोलेशन, मतलब जिसमें बिहेवियरल आइसोलेशन नजर आता है। बिहेवियरल आइसोलेशन जिसमें कि पोटेंशियल होता है मेट्स में, कि वो जो भी इंडिविजुअल्स हैं वो आपस में मेट कर सकें, लेकिन क्योंकि उनके बिहेवियर इतने चेंज होते हैं कि वो आपस में मेट नहीं कर पाते हैं। तो दिस वन इज कि उनका जो कोर्टशिप बिहेवियर है या जो स्पेसिफिक केमिकल्स या स्पेसिफिक सिग्नल्स वो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो स्पेसिफिक होते हैं हर एक अपनी स्पीसीज के। तो एक स्पीसीज ने जो कोर्टशिप बिहेवियर शो किया दूसरी स्पीसीज के लिए, वो कभी भी उसे समझ ही नहीं पाती है कि मुझे अप्रोच कर रहा है फॉर मेटिंग, तो इसलिए इनके बीच में मीटिंग नहीं हो पाती है। तो कोर्टशिप बिहेवियर इज लाइक मैरिज प्रपोजल, तो जैसे अप्रोच करना फीमेल को, तो अधिकतर यहाँ पे मेल्स जो है वो फीमेल को ही अप्रोच करते हैं, और इथोलॉजिकल बिहेवियर के थ्रू भी रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन नजर आती है। तो पहला हम देखें इसमें क्या क्या अप्रोचेस होते हैं जो कोर्टशिप बिहेवियर को शो करते हैं। तो पहला विजुअल स्टिमुलाई। विजुअल स्टिमुलाई में आते हैं फेदर डिस्प्लेज या डांसिंग। तो जैसे हम देखते हैं मोर जो है वो स्पेसिफिक डांस करता है टू अप्रोच फीमेल। तो यहाँ पे अगर एक पर्टिकुलर मोर की प्रजाति है वो दूसरी प्रजाति के साथ मेटिंग करने के लिए कोर्टशिप बिहेवियर शो करे, तो वो समझ ही नहीं पाएंगे आपस में कि ये मेरे को अप्रोच कर रहा है या क्या है, और इस वजह से उन दोनों की आपसी जो अंडरस्टैंडिंग है मेटिंग के लिए वो नहीं बन पाएगी और वो अनेबल होंगे मेट करने के लिए, और इस वजह से कोई भी नई जो स्पीसीज है वो बन नहीं पाएगी। और एक एग्जाम्पल आता है वीवर बर्ड का, जिसमें वो अच्छा सा सुंदर सा घोंसला बनाती है अपना, ताकि वो अप्रोच कर सके किसको, फीमेल को, और मेटिंग के लिए। तो ये एक विजुअल स्टिमुलाई के कुछ एग्जांपल्स होते हैं जिसमें दिखा के अप्रोच किया जाता है फीमेल को फॉर मेटिंग।
ऑडिटरी स्टिमुलाई भी होते हैं कुछ, जिसमें कि स्पेसिफिक सॉन्ग्स जो हैं बर्ड्स या जो अदर फ्रॉग्स, टोड, सिकाडास, गिबन, मंकीज, जैकाल्स ये शो करते हैं। तो आपने देखा होगा कई सारी बर्ड्स हैं जैसे मैना और कुकूज हैं, तो ये क्या करते हैं, ये बहुत ही सुंदर गाना गाती हैं और अप्रोच करती हैं अपोजिट सेक्स को, ताकि वो मेट कर सके उनके साथ और अपनी प्रोजेनी को आगे बढ़ा सकें। लेकिन अगर एक अलग प्रजाति की कुकू है, वो किसी और प्रजाति के साथ मेट करने की कोशिश करे, तो वो उसके सॉन्ग को पहचान ही नहीं पाएगी, क्योंकि ऑडिटरी सिग्नल्स उसको नहीं मिल पाएंगे किसी और प्रजाति की कुकू को। इस वजह से भी कई सारी मेटिंग जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाती है इंटर स्पेसिफिक ब्रीडिंग के लिए, और इसके थ्रू भी रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन नजर आती है। दूसरा है केमिकल स्टिमुलाई। केमिकल स्टिमुलाई में हम देखते हैं कि एनिमल्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक काइंड ऑफ फेरोमोन्स जो है रिलीज करते हैं। फेरोमोन्स मतलब कुछ ऐसे हार्मोन्स जो स्मेल की फॉर्म में रिलीज होते हैं। तो ये जो है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, सिग्नलिंग केमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कि मेल या फीमेल के बीच में कोर्टशिप हो या उनके बीच में मेटिंग हो, उसके लिए रिलीज किए जाते हैं इंडिविजुअल्स के द्वारा अधिकतर। और ये मैसेंजर्स होते हैं, केमिकल मैसेंजर्स एग्जैक्टली। जैसे हम देखें कि मस्क डेयर जो है वो स्पेसिफिक काइंड ऑफ सेंट या परफ्यूम रिलीज करता है, कस्तूरी मृग, जिससे कि वो फीमेल को अट्रैक्ट कर सके अपनी तरफ। वहीं जो एलिफेंट होते हैं उनकी मस्टिंग जो है, उनको मस्त शो करते हैं, जो आपने देखा होगा कई बारी बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं एलिफेंट्स इन ब्रीडिंग सीजन, तो इसके थ्रू वो अप्रोच करते हैं फीमेल्स को फॉर मेटिंग। वहीं हम देखें, लेपिडोप्टेरा एक इंसेक्ट होता है जिसमें कि फीमेल्स बहुत स्पेसिफिक फेरोमोन्स जो है रिलीज करती है, जिससे कि मेल 2 या 3 किलोमीटर दूर भी हो तो वो उसे अप्रोच करने के लिए उसके पास आ जाता है। तो ये सारे केमिकल स्टिमुलाई होते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक स्पीसीज के स्पेसिफिक स्टिमुलस होंगे, तो कोई दूसरी स्पीसीज उस स्टिमुलस को ले ही नहीं पाएगी, जिसकी वजह से रिप्रोडक्टिव आइसोलेशंस नजर आएंगे। नेक्स्ट आता है मैकेनिकल आइसोलेशन। ये भी रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का एक एग्जांपल है। इसमें हम देखें तो कई बार क्या होता है कि इंडिविजुअल्स के जो जेनिटल्स हैं उनके स्ट्रक्चर ही इतने डिफरेंट होते हैं कि वो आपस में कोपुलेट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे हम देखें जैसे वेजाइना है और पेनिस है, उनका स्ट्रक्चर ही इतना ज़्यादा डिफरेंट होगा कि एनिमल्स जो है वो आपस में मेट कर ही नहीं पाएंगे, और इस तरीके की आइसोलेशन को हम मैकेनिकल आइसोलेशन की कैटेगरी में रखते हैं। तो इसमें ड्यूफोर एक साइंटिस्ट है, उन्होंने इस मैकेनिज्म को लॉक एंड की मैकेनिज्म कहा है। और यहाँ पे हम देखें कि जो वेजाइना और पेनिस है वो लॉक एंड की मैकेनिज्म के थ्रू ही काम करेंगे, तो ही इंडिविजुअल्स जो हैं वो मेटिंग शो कर पाएंगे। और स्पेसिफिकली हम देखें ड्रोसोफिला के केस में मैकेनिकल आइसोलेशन जो है वो नजर आती है, जिसमें कि अलग अलग प्रजातियां जो हैं ड्रोसोफिला की, उनके जेनिटल्स अलग अलग शेप्स एंड साइजेस के होते हैं, जिसकी वजह से वो मैकेनिकल आइसोलेशन शो करते हैं, और यही मैकेनिकल आइसोलेशन रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन को प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से इंडिविजुअल्स इंटर ब्रीडिंग नहीं शो कर पाते या इंटर स्पेसिफिक ब्रीडिंग जो है वो शो नहीं कर पाते हैं। करते हैं। पोस्ट मेटिंग मैकेनिज्म क्या होता है? पोस्ट मेटिंग मैकेनिज्म मतलब कि मेटिंग के बाद किस तरीके से आइसोलेटिंग बिहेवियर नजर आता है, आइसोलेटिंग मैकेनिज्म नजर आता है इंटर स्पेसिफिक क्रॉसेस में, और इस वजह से सक्सेसफुल क्रॉसेस नहीं हो पाती हैं। और सक्सेसफुल क्रॉसेस मतलब कि मेटिंग हो गया और एग और स्पर्म का फ्यूजन हो गया, तो इंडिविजुअल का प्रोडक्शन होना है फाइनली, तो ये नहीं हो पाता है, और इस वजह से भी जो है आइसोलेटिंग मैकेनिज्म नजर आती है पर्टिकुलर स्पीसीज में। तो यहाँ पे सबसे पहला पोस्ट मेटिंग मैकेनिज्म है गैमेट मोर्टेलिटी। इसमें हम देखते हैं कि इस मैकेनिज्म में क्या होता है कि कई बार मीटिंग हुआ जैसे, तो मीटिंग में जो स्पर्म है उसकी एंट्री वजाइना में होते ही साथ फीमेल की वजाइना स्पेसिफिक काइंड ऑफ केमिकल्स रिलीज करती है, और क्योंकि वो उस पर्टिकुलर स्पीसीज का स्पर्म नहीं होता है, तो इसलिए वो क्या करती है, दूसरे स्पीसीज के स्पर्म को पहचानती है और
उसे किल कर देती है। अगर उसी की स्पीसीज का स्पर्म होता तो ऐसा प्रोसेस नहीं होता। तो इंटर स्पेसिफिक प्रोसेस में अलग अलग स्पर्म्स जो हैं जब एंटर करते हैं किसी पर्टिकुलर स्पीसीज की वेजाइना में, तो वो नेचुरली उसे किल कर देती है उसकी वेजाइना। और यहाँ पे हम समझे इस तरीके की मेटिंग जो है, इस तरीके की गैमेट मोर्टेलिटी जो है, गैमेट का मर जाना किसी और प्रजाति की वेजाइना में जाते ही ये नजर आता है ब्यूफो फोलेरी और ब्यूफो वेलिसेप्स के केस में, जिसमें कि स्पर्म पेनिट्रेट ही नहीं कर पाते हैं एग की मेम्ब्रेन को, उससे पहले ही वो मर जाते हैं। नेक्स्ट है जाइगोट मोर्टेलिटी, दूसरा पोस्टमेटिंग मैकेनिज्म है। इसमें हम देखते हैं कि जो एग है और स्पर्म है, तो एग और स्पर्म का फ्यूजन हो जाता है, और लेकिन जैसे ही जाइगोट बनता है तो जाइगोट में क्योंकि क्रोमोसोम्स होमोलॉगी नहीं पा पाते हैं, मेल और फीमेल के जो एग और स्पर्म्स हैं वो आपस में जब फ्यूज अप होते हैं तो उनके क्रोमोसोम्स को होमोलोगस पेयर बनाने होते हैं, लेकिन क्योंकि वो अलग अलग स्पीसीज के हैं तो उनके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी अलग अलग होंगे। इस वजह से उनके क्रोमोसोम्स होमोलोगस पेयर नहीं बना पाते हैं, और जो एग है वो जाइगोट में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, और जो जाइगोट है वो मतलब उसकी डेथ हो जाती है। तो फ्यूजन तो हो गया एग और स्पर्म का, लेकिन जाइगोट जो है वो उसकी डेथ हो गई फाइनली। तो दिस वन इज द केस ऑफ जाइगोट मोर्टेलिटी, जिसकी वजह से भी दो अलग अलग स्पीसीज के इंडिविजुअल्स का जन्म नहीं हो पाता है, और दिस वन इज अ एग्जांपल ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। तीसरा है जाइगोट इनवायबिलिटी। होता क्या है कि अगर जाइगोट एग और स्पर्म का फ्यूजन भी हो गया, जाइगोट भी बन गया, तो अब क्या होना है, क्लीवेज होना है। क्लीवेज के थ्रू अब मोरुला और ब्लास्टुला ने बनना है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जाइगोट जो है वो इतना वीक होता है फिजिकली और इतना इनवायबल होता है कि वो नेक्स्ट स्टेज में जा ही नहीं पाता है। तो इस तरीके की असक्षम जो जाइगोट है वो नेक्स्ट मोरुला और ब्लास्टुला कंडीशन में पहुंच नहीं पाता है, और इस वजह से भी क्या होता है, उसकी जाइगोट की फिर फर्दर डेथ हो जाती है। तो ये भी एक क्या है, आइसोलेटिंग मैकेनिज्म का एग्जांपल है इन केस ऑफ पोस्ट मेटिंग मैकेनिज्म। ऐसा हम देखते हैं कई सारी डक्स की स्पीसीज में, बतख में हम ऐसा देखते हैं। नेक्स्ट है हाइब्रिड स्टेरिलिटी। हाइब्रिड स्टेरिलिटी जो है इसमें जो अलग अलग स्पीसीज हैं वो अगर आपस में मेट कर भी गई और उनका इंडिविजुअल का बर्थ भी हो गया, इसमें सब कुछ ठीक था, इंडिविजुअल का बर्थ भी हो गया, तो भी जो इंडिविजुअल अभी प्रोड्यूस हुआ है दो अलग अलग स्पीसीज के मेटिंग बिहेवियर से, वो इंडिविजुअल अब इनकैपेबल होगा टू प्रोड्यूस इट्स न्यू प्रोजेनी। तो यहाँ पे इस तरीके की जो एक्टिविटी होती है उसे हम स्टेरिलिटी कहते हैं। स्टेराइल जैसे हम देखते हैं मंकी और सॉरी डंकी एंड हॉर्सेस जब आपस में मेटिंग शो करते हैं तो वो आइदर म्यूल या फिर हिनी प्रोड्यूस करते हैं। तो म्यूल और हिनी जिन्हें हम खच्चर कह रहे हैं, ये जो है असक्षम होते हैं टू प्रोड्यूस देयर न्यू वंस। तो कभी भी एक खच्चर है वो अपनी नई प्रजाति नहीं प्रोड्यूस कर पाता है, और इस तरीके के फिनोमेना को हम कहते हैं स्टेरिलिटी। तो हाइब्रिड्स बनते हैं हमेशा तब जब अलग अलग प्रजाति आपस में मेटिंग करती हैं, तो हाइब्रिड्स बनते हैं। और यहाँ पे जब भी हाइब्रिड्स बनते हैं वो अधिकतर स्टेराइल होते हैं। तो यहाँ पे हम देखें म्यूल क्रॉस जब होता है तो फीमेल मेल डंकी और फीमेल हॉर्सेस जो है म्यूल प्रोड्यूस करेंगे, वहीं फीमेल डंकी एंड मेल हॉर्सेस हिनी प्रोड्यूस करेंगे, और ये दोनों के दोनों फिजिकली फिट नहीं होंगे, ताकि और साथ साथ में ये स्टेराइल भी होंगे। तो इनकेपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग देयर न्यू वंस इज टर्म्ड एज स्टेरिलिटी। इस बेसिस पे हम ये समझ सकते हैं कि ये सारे इंडिविजुअल्स जो हैं जितने भी स्पीसीज हैं वो अपनी अपनी आइसोलेटिंग मैकेनिज्म शो करते हैं, ताकि जो इंटरब्रीडिंग क्रॉसेस है वो नहीं हो पाए। नेक्स्ट हम मेंशन करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ आइसोलेटिंग मैकेनिज्म, जिसमें हम इंपॉर्टेंस जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ज़रूरत है आइसोलेटिंग मैकेनिज्म की। देखो अधिकतर क्या होता है, जो इंडिविजुअल्स आइसोलेटिंग मैकेनिज्म शो करते हैं तो इसमें सेम स्पीसीज ही दूसरी स्पीसीज को अप्रोच करे या कोर्टशिप बिहेवियर शो करती है, जिसकी वजह से आइसोलेटिंग मैकेनिज्म डिस्टिंक्ट होता है, स्पेसिफिक होता है। तो यहाँ पे वेस्ट वेस्ट नहीं होता कोर्टशिप। कोर्टशिप जो है जो भी प्रपोजल है मेल का फीमेल को, वो अप्रोच नहीं होता थ्रू आइसोलेटिंग मैकेनिज्म। दूसरा, आइसोलेटिंग मैकेनिज्म हमेशा बचा के रखता है जीन पूल को। एक स्पेसिफिक जो स्पीसीज है उसका जीन पूल हमेशा बचा रहेगा जस्ट बिकॉज ऑफ आइसोलेटिंग मैकेनिज्म, और आइसोलेटिंग मैकेनिज्म साथ साथ में हाइब्रिडाइजेशन होने से भी रोकता है।
नेक्स्ट है, यहाँ पे आइसोलेटिंग बिहेवियर की वजह से वेस्टेज ऑफ गैमीट्स नहीं होता और ना ही एनर्जी का नुकसान होता है। तो ना ही गैमीट वेस्ट हो रहे हैं, ना ही एनर्जी वेस्ट हो रही है एक पर्टिकुलर स्पीसीज की, जस्ट बिकॉज ऑफ आइसोलेटिंग मैकेनिज्म। दूसरा, अगर वीक आइसोलेटिंग मैकेनिज्म शो करता है कोई स्पीसीज, तो यहाँ पे हाइब्रिड्स नजर आएंगे। ओके और अगर आइसोलेटिंग मैकेनिज्म एब्सेंट है किसी स्पीसीज में, तो ये किसी नई प्रजाति को बना सकता है, लेकिन अगेन वो क्या होगी, स्टेराइल होगी, जैसे हमने म्यूल और हिनी के केस में देखा। नेक्स्ट है, अगर जियोग्राफिकल आइसोलेशन नजर आती है इंडिविजुअल्स में, तो वो फॉलो करेगा अगर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन को, तो फिर क्या होगा, एक नई प्रजाति बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन होगी और फर्दर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होगी, तो चांसेस क्या बढ़ेंगे, पर्टिकुलर नई प्रजाति के बनने के। इसके साथ साथ हम समझे, आइसोलेटिंग मैकेनिज्म हमेशा बचा के रखता है एक पर्टिकुलर स्पीसीज की आइडेंटिटी को। आइडेंटिटी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या है कि जो हर एक स्पीसीज चाहती है कि उसकी आइडेंटिटी बची रहे। तो सपोज हम बात करें ह्यूमन बींग की, अगर ह्यूमन बींग चाहे कि वो मेट कर ले मंकी के साथ, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये इंडिविजुअल्स आइसोलेटिंग मैकेनिज्म शो कर रहे हैं, तो वो किसी न किसी वजह से पर्टिकुलर दूसरी स्पीसीज के साथ मेटिंग शो नहीं करते हैं। और नेचर ने भी इस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे हैं कि एक स्पीसीज हमेशा अपनी ही स्पीसीज के अपोजिट सेक्स को अप्रोच करे, ताकि नई प्रोजेनी बन सके। तो आइसोलेटिंग मैकेनिज्म के ये सारे इंपॉर्टेंस हैं। और यहाँ पे हमने आइसोलेटिंग मैकेनिज्म में टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म दो तरीके के पढ़े। पहला ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, दूसरा रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में हमने दो तरीके के मैकेनिज्म देखे। फर्स्ट वन इज प्री मेटिंग मैकेनिज्म और दूसरा पोस्ट मेटिंग मैकेनिज्म। प्री मेटिंग मैकेनिज्म में इंडिविजुअल मेट से पहले किस तरीके से आइसोलेटिंग मैकेनिज्म शो करते हैं, ये पढ़ा हमने। और पोस्ट मेटिंग में मेटिंग के बाद किस तरीके से आइसोलेशन शो करते हैं, ये हमने मेंशन किया। तो दैट इज ऑल अबाउट reproductive or isolation techniques in individuals. Thank you.